हुए चलूंगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सभी लोग आ जाइए, 9 बज गई हैं। 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है। देखिए रीजनिंग का भी क्लास यहाँ पर दिया गया है, इसको आप जरूर बनाइएगा। काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है। इसका आंसर आपको नीचे दे दिया गया है, ठीक ना। ये आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में मैथ और रीजनिंग दोस्तों दोनों पूछा जाएगा 10-10 सवाल। मैथ रीजनिंग के अलावे आपको साइंस से क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन, है ना, आपको ध्यान रखना है। 10 आपका करेंट अफेयर भी रहेगा और 25 आपका सोशल साइंस से सवाल रहेगा। ये आपका सिलेबस के अनुसार आपको पूछा जाएगा। 10 मैथ भी रहेगा और 10 रीजनिंग भी रहेगा। तो ये टोटल हो जाता है आपका 75 प्रश्न, है ना। और इसके अलावे 75 जो रहेगा वो डीएलएड का आपका 75 सवाल रहेगा। तो ये 75 और 75 मिलके हो जाता है आपका 150 प्रश्न। और 150 प्रश्न रहेगा आपको 150 नंबर का रहेगा, और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आपको सारे सवाल को बना देना है, एक भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 25 आपका 20 आपका यहाँ पर रीजनिंग मैथ रहेगा, 25 आपका सोशल साइंस रहेगा, 10 करेंट अफेयर रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको सारा चीज़ दे दिया है। 10 करेंट अफेयर है, 10 रीजनिंग है, 10 मैथ है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करेंट अफेयर से हम लोग डेली आपका 10 करेंट अफेयर भी यहाँ पर टेस्ट में दिया गया है। तो पहला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी से संबंधित है, क्योंकि ये दोस्तों पहला रेलवे स्टेशन है। और ये पहला रेलवे स्टेशन किस राज्य का है ये आपको पूछ रहा है। वीडियो को आपको लाइक कर देना है। 9 बजे आपकी डेली क्लास चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेली 9 बजेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 2 बार नोटिफिकेशन जाता है। एक तो 8:30 पर नोटिफिकेशन जाता है, आधा घंटा पहले चला जाता है नोटिफिकेशन, और फिर 9 बजे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा आपके मोबाइल पर, है ना, जो अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो, ठीक है। क्योंकि आधा घंटा पहले कभी कभी होता है ना कि यूट्यूब का अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए इसको 2 बार भेजा जाता है। आधा घंटा पहले भी आपको सूचना मिल जाती है कि क्लास होने वाली है। तो पहला का 21 का आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री जो पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला जो रखी है दोस्तों, ये सिक्किम में रखी है। कहाँ रखी है? सिक्किम में इसको रखी गई है आधारशिला। और इसकी जो लंबाई है रंगपो रेलवे स्टेशन की 44.98 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। सिक्किम राज्य में पहला रेलवे स्टेशन है रंगपो रेलवे स्टेशन, ठीक है। रंगपो जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री ने इसका आधारशिला रखे हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? बताइए, पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपको दिया गया है सर्बानंद सोनोवाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो पहली जो दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो किए हैं वो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और ये जो बैठक हुई थी दोस्तों कब हुई थी? 8 जनवरी 2023 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर की वर्ष 2023 के यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2023 ईस्वी में यूनेस्को के धरोहर सूची में होयसल मंदिर को भी शामिल किया गया है। और जो होयसल मंदिर शामिल हुआ है ये पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है। तो आपको राज्य भी, मैंने ये क्वेश्चन 2 दिन पहले भी हुआ था, 2 दिन पहले भी हम बताए थे कि ये जो होयसल मंदिर है दोस्तों, ये आपको कर्नाटक राज्य में पड़ता है। किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, याद रखना है। इसके अलावे दोस्तों 2023 में और किसको शामिल किया गया है? तो ये आप ध्यान रखना है, शांति निकेतन,
शांति निकेतन जो आपका पश्चिम बंगाल में है, इसको भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। वर्तमान में दोस्तों भारत के टोटल 42 है ना, टोटल 42 यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थित है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 कह रहा है कि मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। मैंने आप लोग को कई बार आप लोग को बता चुका हूं कि वो संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, कि जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर किसी कारखाने में या किसी होटल में या कोई काम में अगर लगाया जाता है तो ये गैर कानूनी है और इसके तहत आपको जेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कितने में कहा गया है? ये अनुच्छेद आपका 24 में ये बातें कही गई हैं, अनुच्छेद नंबर 24। और आपको बताए हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद जो 24 है, 23 और 24 जो है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध किया जाए। ठीक है, और अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या काम में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 23 और 24 दोनों को। ठीक ना? चलिए दोस्तों, देखिए अनुच्छेद जो 32 आपको दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 32, क्योंकि 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और भीमराव अंबेडकर ने क्या कहे थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार को? इसको कहे थे संविधान का आत्मा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी, गिरीश चंद्र मुर्मू, केसी नियोगी। 25 का आंसर हो जाएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के भी प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो भी अरविंद पनगड़िया थे या दोस्तों। अरविंद पनगड़िया जो हैं ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, है ना। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, है ना, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था प्रथम वित्त आयोग के गठन हुआ था दोस्तों। और प्रथम वित्त आयोग के गठन के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, केसी नियोगी थे। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है, वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है ना, भारत के सीएजी कौन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो आप क्या कहिएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका क्या नाम है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं अभी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो है सुमन बेरी। याद रखिएगा, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है सुमन के बेरी। ठीक है, तो इतने सारे सवाल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चले 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है दोस्तों कि दिसंबर 2023 में साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा के किस साहित्यकार को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बताना है कि 2023 में साहित्य अकादमी ने मैथिली भाषा के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है, तो वो व्यक्ति कौन है? लक्ष्मीसा तोलपाड़ी, वासुकीनाथ झा, जुधावीर राणा,
कमलाकांत झा। 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुकीनाथ झा को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 वाला। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। और ये किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों 27 की विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व फिजियोथेरेपी। देखिए एक दिवस भी आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो दिवस भी आप ध्यान में रखना है। तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं प्रत्येक 8 सितंबर को। प्रत्येक 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, है ना, याद रखना है। 8 सितंबर को दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। 8 सितंबर को एक चीज और मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। विश्व साक्षरता दिवस, है ना। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? तो 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं हम लोग कब? तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं प्रत्येक 1 जुलाई को, है ना। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग इस 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर। 28 है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। COP29 सीधा आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, COP29 का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अजरबैजान में होगा। अजरबैजान के बाकू शहर में होगा आपका COP29 का आयोजन। और ये COP29 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है आपका दोस्तों, है ना। ये होगा आपका अजरबैजान के बाकू शहर में, है ना, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि 2023 वाला संपन्न कहाँ पर हुआ, 2024 वाला तो होगा अजरबैजान के बाकू में, 2023 वाला संपन्न हुआ अभी संयुक्त अरब अमीरात में दोस्तों, याद रखना है। अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29 नंबर की हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो से तो एक आध सवाल आपको फिक्स है कि पूछ ही लेता है ना। इसरो के द्वारा जो आपका चंद्रयान वाला जो लॉन्च हुआ था, सूर्य वाला जो लॉन्च हुआ था, तो ये सारे सवाल मैं आप लोग को बता चुका हूँ, वो आपको याद रखना है पिछले टेस्ट में, है ना। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसैट 3DS जो है ये किस प्रकार का उपग्रह है? तो 3DS जो उपग्रह है दोस्तों ये किस प्रकार का है? ये है आपका मौसम विज्ञान उपग्रह। ये किस प्रकार का उपग्रह है? मौसम विज्ञान उपग्रह है। इससे मौसम का पता लगाया जाएगा, ठीक है। और इनसेट जो 3DS है दोस्तों, इसको 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। यह भी पूछा जाता है कि इसको किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV F14 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। और इसको कहां से लॉन्च किया गया था ये पूछ लिए तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, है ना, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। करेंट अफेयर का लास्ट सवाल है कि हाल ही में शतरंज का विम्बलडन कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता कौन बने हैं? बताइए, शतरंज का विम्बलडन कहा जाने वाला दोस्तों टाटा स्टील मास्टर्स 2024 के विजेता जो बने हैं वो कौन बने हैं? अनीश गिरी बने हैं, डॉक्टर गुकेश बने हैं, वेई बने हैं या पी कृष्णन बने हैं? 30 का आंसर हो जाएगा वेई बने हैं आपका। वेई जो जीते हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का खिताब, है ना। शतरंज का विलियर्ड्स कहा जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2024 से, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, अब आ गया प्रश्न आपके साइंस के सवाल, है ना। तो साइंस के 20 सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। साइंस से आपको 20 प्रश्न पूछेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। पहला है कि साइंस का सवाल कि जब दो द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए
इसको पानी के अंदर ले जाया जाता है तब गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है? बताइए दोस्तों, कह रहा है कि जब दो द्रव्यमान की दूरी समान रखते हुए, जब दो द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए क्या कर रहे हैं, इसको पानी के अंदर ले जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करेगा दोनों वस्तु पर? घटता है, बढ़ता है, क्या होगा दोस्तों? 31 का हो जाएगा, ये अप्रभावित रहेगा, है ना, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर की, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। प्रकाश का क्वांटम जो सिद्धांत था ये किसके द्वारा आपको प्रदान किया गया था? आइंस्टाइन के द्वारा, फैराडे के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या प्लैंक के द्वारा? तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों आपको प्लैंक के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना, प्लैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए, प्रकाश जो होता है ये छोटे छोटे पैकेट का बना होता है जिसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर आपका है 33 नंबर की, यदि एक कण द्वारा, प्रश्न कह रहा है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति करता है। तो कण की गति क्या करता है? एक समान त्वरण से या एक समान वेग से या बढ़ते हुए त्वरण से या घटते हुए वेग से। 33 का क्या होगा दोस्तों? यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग का समानुपाती है तो वह एक समान त्वरण से गमन करता है। याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एक समान त्वरण से गमन करता है। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल से नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या लगेगा? उत्प्लावन जो होगा, है ना, वो क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या पहले फिर घटेगा फिर बढ़ेगा? क्या होगा दोस्तों? 34 का। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जैसे जैसे किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल जो होता है वो एक समान रहता है, कम बेसी नहीं होता है, एक समान रहेगा। यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य का उदाहरण नहीं है? बताइए, एक कार्य का उदाहरण नहीं है। तो 35 का ऑप्शन है कि लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना। तो दीवार को आप धक्का दीजिएगा भैया तो ये कोई काम थोड़ी हो रहा है, यही तो हो जाएगा, है ना। कार्य नहीं हो रहा है ना, ये कार्य नहीं हो रहा है, यही आपसे पूछ रहा था। लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना, है ना, कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 35 का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 की, दूध को कि निम्न में से किस विधि से एक रूप किया जाता है? बताइए दोस्तों, है ना, एक रूप, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। किस विधि से उसको एक रूप किया जाता है ये पूछ रहा है ना। इसको थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है या फिर इसकी वसा हटा दी जाती है, या सी कह रहा है कि इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, या उसको केवल उबाला जाता है। क्या होगा 36 का? 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि एनोड किरणों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? बताइए, एनोड किरणों की प्रकृति जो है ये किस पर निर्भर करती है? अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विसर्जन नली की प्रकृति पर, या धातु की प्रकृति पर? तो ये जो निर्भर करती है दोस्तों, अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 कह रहा है कि सहसंयोजकता में क्या होता है? बताइएगा, सहसंयोजकता में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है, बराबर साझेदारी होता है, न स्थानांतरण होता है न साझेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है। तो सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, है ना। किसी अयस्क को कह रहा है दोस्तों कि वायु की अनुपस्थिति में, है ना, वायु की उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों भर्जन। इसको क्या कहते हैं, भर्जन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 है कि दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है, बताइए। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या कहते हैं, जैव द्रव्य, कास्ट, चारकोल या जीवाश्म। तो इसको कहा जाता है दोस्तों जीवाश्म कहा जाता है भाई साहब, है ना। इसको क्या कहेंगे, जीवाश्म कहा जाता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, है ना, यानी कि फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर की रक्त में पाए जाते हैं, बताइए रक्त में क्या पाए जाते हैं, ये बताइएगा आप। रक्त में ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है, उदासीन होता है या दोनों धनावेशित होते हैं, क्या होते हैं। 41 का हो जाएगा दोस्तों ऋणावेशित होता है। रक्त में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर की होमोसैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोसेपियंस थे। तो प्रारंभिक जो होमोसेपियंस थे ये आर्गेस्टलाइन थे, क्रो-मैग्नॉन थे या निएंडरथल थे या प्री-कौशल थे। 42 का हो जाएगा दोस्तों आपको क्रो-मैग्नॉन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना पड़ेगा, है ना। काफ़ी टेढ़ा टेढ़ा सवाल है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, जी हाँ ये सवाल तो कई बार आ चुका है एग्जाम में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्यों कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, क्योंकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों क्योंकि उनमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, है ना, जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि वर्णांधता, जी हाँ दोस्तों वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारे लोगों को होता है कलर ब्लाइंडनेस, है ना, और हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, बताइए। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक अनुवांशिक रोग है ना, और ये किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है, तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका शंकु कोशिका के गड़बड़ी के कारण, ठीक है। शंकु कोशिका की गड़बड़ी के कारण ही वर्णांधता रोग होता है, याद रखना है। ये होता है दोस्तों एक अनुवांशिक रोग होता है, ये भी पूछा जाता है। यह बीमारी जो होता है महिला की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है ना, पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है वर्णांधता का शिकायत। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। थ्रोम्बिन पाचन के लिए, खून का जमने के लिए, श्वसन के लिए या फिर मल उत्सर्जन के लिए। तो 45 हो जाएगा दोस्तों आपका खून के जमने के लिए थ्रोम्बिन का होना जरूरी है ना, थ्रोम्बिन का होना जरूरी है। थ्रोम्बिन जो है मानव शरीर के खून का जमने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है, बताइए सूक्ष्म पोषक कौन सा नहीं है, तांबा, बोरॉन, गंधक या मैग्नीज। तो सूक्ष्म पोषक नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो बोरॉन जो होता है कहाँ गया, बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोरॉन जो है ये सूक्ष्म पोषक नहीं होता है, ठीक है, सूक्ष्म पोषक बोरॉन नहीं होता है। तो ये बताइएगा कि बोरॉन जो है सूक्ष्म पोषक नहीं होता है, तो ये होता क्या है, तो ये होता है वृहद पोषक, है ना, वृहद पोषक होता है आपको। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता किस पर निर्भर करती है, जैव विविधता किस पर निर्भर करती है, तो बताइएगा जलवायु, तापमान, आर्द्रता, है ना, जलवायु पर भी निर्भर करती है जैव विविधता, तापमान भी हो जाएगा, आर्द्रता भी हो जाएगा, है कि नहीं, मिट्टी नहीं होना चाहिए। इसका देखिए एक से अधिक सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक से अधिक, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 48 कि कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता, दाता मतलब देने वाला है ना, तो सबको देने वाला जो है दोस्तों वो कौन है, सर्वदाता किसको कहते हैं, है ना, सर्वदाता कहा जाता है आपको ओ निगेटिव को, है ना, वो निगेटिव रुधिर वाले व्यक्ति समूह के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, और यानी कि सबसे सबको दे सकता है। और सर्वग्राही किसको कहते हैं दोस्तों, ओ निगेटिव यहाँ पर सर्वदाता हो जाएगा, और सर्वग्राही कहा जाता है ए बी पॉजिटिव को, है ना, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही मतलब कि सबसे ले सकता है और ये सबको दे सकता है, याद रखना है। रक्त समूह की खोज कब हुई थी, तो रक्त समूह की खोज हुई थी 1901 में, किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर की, स्कूल में पाए जाने वाली अस्थियों की संख्या क्या है, बताइए। स्कूल नहीं दोस्तों, अस्कल, यहाँ पर स्कूल नहीं है, अस्कल है, अस्कल मतलब खोपड़ी में दोस्तों, है ना, खोपड़ी में पाए जाने वाली अस्थि कितनी, हमको लगा स्कूल यहाँ पर छूटा हुआ, नहीं अस्कल है, ध्यान रखना है अस्कल। ठीक है, तो अस्कल में कितने हड्डी पाए जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो अस्कल में हड्डियों की संख्या टोटल होती है आपका 29 होती है, ठीक है, 29 होती है। और मनुष्य में टोटल हड्डी कितना होता है, 206 होता है। ठीक है, मनुष्य में टोटल कितना, 206, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, 50 नंबर लास्ट नंबर, ये क्वेश्चन है आपका साइंस का। साइंस का अंतिम सवाल है कि लाल रक्त कोशिका के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं, है ना, तो लाल रक्त कोशिका के दोनों पृष्ठ जो है ये किस आकृति के होते हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, अवतल होते हैं, समतल होते हैं, क्या होगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, लाल रक्त कोशिका के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। ठीक है, याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर खून होता है, तो 5 से 6 लीटर खून होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। खून का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है ब्लड का पीएच वैल्यू, ये भी आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 51 नंबर की, गांधी जी को, चलिए आ गए गांधी जी, तो गांधी जी को नमस्कार कीजिए। विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है कि गांधी जी को बुलाया कौन था, कि चलिए गांधी जी चंपारण में, वहां पर 3 कठिया पद्धति चल रही है ना, जहां पर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करने को मजबूर किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो ये बुलाए थे आपको। अच्छा, यहाँ पर गांधी विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु तो किसने आग्रह किया था दोस्तों, ये बताइएगा 51 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, जी हाँ राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका 51 का। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर, 52 कह रहा है कि मैं 1 मिनट में पानी पी लूं, आप लोग 52 का जवाब दे दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी दोस्तों, बताइए, है ना, हमले के दौरान कह रहा है कि कौन सी महिला मारी गई थी, ये बताइएगा, है ना, तो कौन सी महिला मारी गई थी, तो वो महिला का नाम था दोस्तों आपका प्रीति लता वाडेकर। क्या नाम था, प्रीति लता वाडेकर जो थी चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान मारी गई थी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार पर ये छापा जो पड़ा था 1930 की ये घटना है ना, 1930 में ये हुआ था दोस्तों आपका, और उसी समय ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस में रोजगार की गारंटी दी गई है, जी हाँ, तो 1 साल में कितने दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। तो रोजगार की गारंटी जो दी गई है सबको पता होना चाहिए, और पता भी है कि 100 दिन की गारंटी दी गई है ना मनरेगा में। ठीक है, मनरेगा को पहले नरेगा कहते थे, है ना, मनरेगा को पहले क्या कहते थे, नरेगा कहते थे दोस्तों, बाद में इसको क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया,
महात्मा गांधी के नाम पर इसको जोड़ दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, तो 2005 में इसमें 100 दिन का मतलब कार्य दिवस कार्य करने के लिए इसमें गारंटी दिया गया था, आपको याद रखना है। नरेगा एक्ट कब लाया गया था? तो नरेगा एक्ट लाया गया था 2005 ईस्वी में लाया गया था, नरेगा एक्ट लाया गया था। और नरेगा को दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय लाया गया था। और सबसे पहले इसको जो लागू किया गया था तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बंदनापल्ली गांव में इसको लागू किया गया था सबसे पहले 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। और इसको जो लागू किया गया था सबसे पहले तो 200 जिला में इसको लागू किया गया था शुरुआत में। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? देखिए, एक तो पूछेगा कि कोका आंदोलन कहाँ हुआ। कई बार पूछा गया है कि कोका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है ना। जैसे मोपला विद्रोह होता है ना, उसी तरह कोका आंदोलन हुआ था, तो कोका आंदोलन संबंधित है आपको पंजाब से। ठीक है, एक तो पूछेगा इसका उद्देश्य क्या था, ये पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी में पूछा है। तो पंजाब का जो कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था दोस्तों, वो सिख धर्म को परिष्कृत करना था, है ना, सिख धर्म को परिष्कृत करना था। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था दोस्तों, है ना, धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर प्रश्न की वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतरिम सरकार जो बनी थी दोस्तों, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर वाला पूछ लेगा आपको, रक्षा मंत्री पूछ लेगा कौन था, वित्त मंत्री कौन था पूछ लेगा, ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये 55 का आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, तो 1947 में 46 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग इनको मिला था, याद रखना है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, है ना, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि सितंबर 1946 की अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार में कितने सदस्य थे? तो अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 56 नंबर कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया है? जी हाँ दोस्तों, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो वर्णन किए हैं वो किए हैं वी.डी. सावरकर, है ना। वी.डी. सावरकर के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, है ना, और उसी में दोस्तों ये कहे थे कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57 नंबर सवाल कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था? तो भूदान आंदोलन कब हुआ था? 51 में कह रहा है, और ये किसने प्रारंभ किया था? नाम ही इसका भूदान, भू मतलब जमीन और दान मतलब दान में दे देना, है ना। तो जमीन को दान देने वाला जो हुआ था दोस्तों आंदोलन, ये हुआ था आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी, और शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से है दोस्तों, है ना, और ये सफलता जो मिली थी आंध्र प्रदेश से मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 नंबर की शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। बताइए, संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी दोस्तों? ये बताना है, शासन की संघीय प्रणाली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दोस्तों भारत में संघीय प्रणाली अधिनियम स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना है ना। चलिए, और जो 1935 एक्ट था दोस्तों, इसमें कितनी धारा थे, मतलब अनुच्छेद था, तो 321 अनुच्छेद था इसमें, और 10 अनुसूचियां थी इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता में क्या हुआ था?
तो नरम दल और गरम दल दोनों में एकता स्थापित हो गई थी, है ना। नरम दल और गरम दल क्या हो गया था दोस्तों, है ना, नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गया, मिल गया, दोनों का दिल मिल गया, याद रखना है ना। चलिए, और दोनों अलग कब हुए थे, तो 1907 में दोनों अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस पार्टी दो भाग में बटा था 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60 नंबर की, कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था दोस्तों आपको भारत में, वो डेट था आपका 26 जनवरी 1930, है कि नहीं। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, है ना, कांग्रेस के द्वारा। और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी 31 दिसंबर, है ना, 1929 को इसकी घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यही कारण है कि हमारा जो संविधान है वो भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, क्योंकि हमारा संविधान तो बन के पहले तैयार हो गया था, है ना, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ हमारा 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 नंबर कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जलप्रपात और नदी, जैसे कि जोग गरसोपा जलप्रपात जो है दोस्तों, ये शरावती नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों, ये कावेरी नदी पर है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों गोदावरी नदी पर है, क्या ये सही है, बताइएगा। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, क्या ये सही है, ये बताइएगा, जल्दी से बताइए। देखिए, धुआंधार जलप्रपात जो है दोस्तों, ये गोदावरी पर नहीं है भैया, धुआंधार है किस पर, नर्मदा नदी पर है ना, ये मैंने कई बार पढ़ाया हूं। और एक और है दोस्तों आपका कपिल धारा, तो कपिल धारा तो हो गया आपका कि कपिल धारा जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये भी तो गलत है। क्या पूछ रहा था कि जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं वाला पूछ रहा है दोस्तों। जोग गरसोप्पा ये सही है ना, जोग गरसोप्पा जो है ये तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कपिल धारा जो है ना, कपिल धारा कावेरी पर नहीं है, ये गलत है। कपिल धारा जो ये कावेरी पर नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। कपिल धारा जो है ना ये नर्मदा पर है भाई, ये गलत मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ध्यान रखना है। कपिल धारा नर्मदा पर है और धुआंधार भी नर्मदा पर है आपका, ठीक है, धुआंधार भी नर्मदा नदी पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना दो को गलती हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वो एक से अधिक गलत है दोस्तों, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, तो एक से अधिक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 61 का ई नंबर होना चाहिए, ठीक है, 61 का ई होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। 62 है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। बिहार के किस जिला में प्रथम है भैया, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा लगाया गया था दोस्तों बिहार में, और वो लगाया गया था दरभंगा में, है ना। कहाँ लगाया गया था, तो दरभंगा में लगा था, और दरभंगा में ये लगा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये नंबर, ठीक है। दरभंगा के केदराबाद में लगाया गया था सोलर ऊर्जा, और लगभग 2 मेगावाट का बिजली ये उत्पादन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63 नंबर की, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। ग्लोबल जीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जीआई। चलिए जीआई के बारे में आप लोग को बताता हूँ। बहुत सारे जीआई टैग बिहार को मिला है, और किसको मिला है, तो इसका बिहार में मगही पान, जी हाँ मगही पान बिल्कुल सही है, मगही पान को मिला है जीआई टैग, ठीक है। बासमती चावल नहीं मिला है, ऑर्गेनिक हल्दी, चंदेरी साड़ी नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। तो मगही पान को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है, बिहार के हैं मगही पान, है तो मगही नामे है, तो मगध के हैं मगही, ठीक है, तो यहीं के जीआई टैग दिया गया है। देखिए अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम किसको
सर्वप्रथम किसे जीआई टैग दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम किसको जीआई टैग दिया गया था? तो दार्जिलिंग का जो चाय है ना, दार्जिलिंग का जो चाय है इसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। बिहार में जीआई टैग किस किस चीज को प्राप्त है? देखिए सिलाव का खाजा, नालंदा में एक सिलाव जगह है छोटा सा, वही सिलाव का खाजा आप लोग खाए होंगे, बहुत फेमस है ना, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया। मधुबनी पेंटिंग, जी हाँ मधुबनी पेंटिंग काफी फेमस है ना, रेलवे स्टेशन पे जाइएगा और जगह जगह पे आप जाइएगा तो मधुबनी पेंटिंग आपको मिलेगा, तो वो उसको भी जीआई टैग दिया गया। मुजफ्फरपुर का शाही लीची है ना, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल जो है दोस्तों उसको भी जीआई टैग मिला है। भागलपुरी जो सिल्क है उसको भी जीआई टैग मिला है। और भागलपुर के जर्दालू जो आम है उसको भी जीआई टैग दिया है। और मिथिला का जो मखाना है ना, तो ज़्यादा मत खाइएगा नहीं तो पखाना हो जाएगा, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया है ना। तो सिक्की का ग्रैंडीक्राफ्ट है, सुजुकी कढ़ाई है, पिपली वर्क है, मरचा धान है ना, मगही पत्ते है यानी जो पान है, तो मगही पान को भी दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा मगही पान। ठीक है, तो बहुत सारे बिहार को जीआई टैग मिला है, वो सभी आपको याद रखना है, एक आध जीआई टैग आपको पूछेगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर की, कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ये तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा दिया है भैया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से नहीं मिलती है, ये आपसे पूछ रहा है ना, ब्रह्मपुत्र के उत्तर से। देखिए तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर से और दक्षिण से, यानी कि बाएं से और दाएं से। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ना, कहाँ जाकर मिलती है, कहाँ गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है यहाँ मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये पूर्व दिशा में बहती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और प्रवेश करते असम होते हुए बांग्लादेश में आती है, और बांग्लादेश में आकर के दोस्तों यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इधर से आती है कौन सी नदी? गंगा नदी, और गंगा इसमें मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जाकर के। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठता है। एक तो पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में इसको क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। अब इधर से आ रहा है गंगा नदी, और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं। ये दोनों नदी जब मिल जाती है तो इसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और यही मेघना नदी दोस्तों जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी दोनों नदियों से क्या बनती है? डेल्टा बनती है, जो जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है ना, तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि कौन सी सहायक नदी इसके उत्तर दिशा से नहीं मिलती, यानी ऊपर है उत्तर, तो उत्तर से आकर के इसमें नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुबनसिरी है, बेलसिरी है, मानस है। ये जितनी भी नदियां आपको ऑप्शन में दिया गया है ना, कोई भी नदी आपको उत्तर दिशा से आकर के नहीं मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं से मिलने वाली नदी लोहित नदी है, धनसिरी नदी है, कोलंग नदी है ना, और दाएं से जाकर के मिलने वाली नदी कामेंग है, मानस है, तिस्ता है, सुबनसिरी है, जलंधर है। ये सब सारी नदियां हैं दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। 65 नंबर सवाल है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? देखिए ना कही दिया यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी तो आप लोग को याद ही होगा कि मिट्टी दोस्तों यहाँ पर जो एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? करेल कैवाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, पुरानी को क्या कहते हैं? करेल कैवाल मिट्टी। अगर यहाँ पर ऑप्शन में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की जगह पे अगर बांगर होता तो बांगर भी आप यहाँ पर टिक कर सकते थे, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। लेकिन खादर और बांगर यहाँ नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा करेल कैवाल मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। कह रहा है कि ग्रीष्म यानी कि गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है ना, और जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? देखिए पूर्व मानसून, अभी जो बारिश हुई, एकदम सटीक क्वेश्चन आपको आया है दोस्तों। अभी जो कल बारिश हुई थी झमाझम, पटना में खूब बारिश हुई है ना, हम रहते हैं इधर और ज्यादा हुई थी।
तो अभी जो बारिश हुई ये कौन सी बारिश है, इसी को तो कहेंगे पूर्व मानसून वर्षा। इसको क्या कहते हैं, पूर्व मानसून वर्षा दोस्तों, यानी कि मानसून आने वाला है, अभी नहीं आएगा, 1 महीना के बाद मानसून आने वाला है ना। मानसून कब आता है भारत में, 1 जून को आता है, और 1 जून को कहाँ आता है, तो केरल में आता है ना, केरल में आता है। तो सबसे पहले जो मानसून आने वाला है, तो उससे पहले जो अभी बारिश हो रही है इसको कहते हैं पूर्व मानसून वर्षा। ठीक है, तो ये जो बारिश अभी केरल और कर्नाटक में जो होगी इसको क्या कहते हैं, इसको वहां पर स्थानीय रूप में कहा जाता है दोस्तों मैंगो सावर। क्या, क्यों मैंगो सावर कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से दोस्तों वहाँ के जो मैंगो है, जो आम है, उसको काफ़ी फायदा पहुँचता है। अभी जो पानी पड़ेगा एकदम आम पकने लगेगा दोस्तों, है ना, और वही आम आएगा फिर बिहार में। अब बिहार वाला आम पकेगा कब, 2 महीना बाद, है ना, जब रोहन तबेगा तब। ठीक है, तो अभी इसको कहते हैं मैंगो सावर, उसको कहा जाता है। ये चीज़ आपको आम, देखिए इसको और भी नाम से जाना जाता है, इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं, है ना, इसको आम्र वर्षा या फिर मैंगो सावर, हिंदी कहिए चाहे अंग्रेजी कहिए, बतिया बराबर है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 67 नंबर। 67 का निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है ना। नदी द्रोणी में से सबसे छोटा क्षेत्र पूछ रहा है किसका है। अब नदी द्रोणी में से सबसे छोटा समझ रहे हैं, जैसे कि एक नदी ये बह रही है ना, इसकी नदी इतनी चौड़ाई है, एक नदी ये बह रही है, इसकी नदी इतनी चौड़ाई है, तो बड़ा कौन हुआ, बड़का ये हुआ, छोटका ये हुआ, समझ गए ना। तो यही पूछ रहा था दोस्तों आपका। ठीक है, तो छोटी हमसे पूछ रहा है किसका सबसे कम है, तो सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर ब्राह्मणी नदी का। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का। देखिए ब्राह्मणी नदी कहाँ बहती है, ब्राह्मणी नदी एक छोटी सी नदी है दोस्तों, और ये किस राज्य की नदी है, तो ये राज्य की नदी है उड़ीसा राज्य की। ठीक है, उड़ीसा राज्य में बहती है ब्राह्मणी नदी, है ना। चलिए भाई साहब, ये हो गया उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68 नंबर कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है। देखिए काली मिट्टी की जैसी ही बात आवे तो आपके दिमाग में आना चाहिए महाराष्ट्र। काली मिट्टी जैसे ही आवे तो काली मिट्टी है महाराष्ट्र में प्रधानता। काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है कपास की खेती, क से काली क से कपास, है ना, याद रखना है। ठीक है, तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा पठार है, दक्कन का पठार है, और इस दक्कन के पठार के टूटने फूटने से ही ये काली मिट्टी बन गई है। और काली मिट्टी क्या होती है, बहुत ही चिपचिपी होती है ना, बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। काली मिट्टी को ही कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहा जाता है दोस्तों। काली मिट्टी को ही इसको चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं ना रूस में। ठीक है, रूस में इसको क्या कहते हैं, चेरनोजम मिट्टी इसको रूस में कहा जाता है, याद रखना है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसी को काली मिट्टी भी कहते हैं, इसी को चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं, है ना। ये सारे सवाल आपको याद रखना है। ठीक है, काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, और यही कारण है कि महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ पर कपड़ा वगैरह का फैक्ट्री ज़्यादा है। अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगे को अनदेखा करता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, गलत है। लोकतंत्र अनियमित है, ये भी गलत है। लोकतंत्र अलोकप्रिय, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ कुछ नहीं करना था, ऑप्शन को छाटते चलना है, आपका सही आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए भैया, सब लोग लाइक तो थोड़ा कर दीजिए, है कि नहीं। आप सभी के लिए डेली हम 9 बजे से आते हैं ताकि आपकी तैयारी हो सके, है ना। हमको क्या ज़रूरत है, ठीक है, 9 बजे आते हैं ताकि आपकी तैयारी हो सके। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिएगा, है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ जाइए। 78 57 82 43 10 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा, डीएलएड का भी, थ्योरी भी मिल जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, समान अध्ययन का भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 70 नंबर। 70 नंबर कह रहा है कि कौन मौलिक अधिकार संविधान का हृदय में आत्मा कहलाता है। देखिए कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन को आप लोग को बताए थे कि नहीं, याद है कि मौलिक अधिकार जो है दोस्तों संविधान का हृदय व आत्मा कहलाता है। किसको कहते हैं हृदय व आत्मा दोस्तों, तो वो है आपका कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। देखिए कौन सा अधिकार यहाँ पर कह दिया दोस्तों,
देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत ये करेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या मारेंगे, ऑप्शन दिया गया है समानता का अधिकार, ये बिल्कुल गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी गलत है। संस्कृति शैक्षिक अधिकार, ये भी गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सही है ये नहीं है। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद जो 32 है, 32 को कहे हैं भीमराव अंबेडकर जी, इसको हृदय महात्मा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। संविधान को हृदय महात्मा किसने कहा है, तो ये कहे हैं आपको दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी, और वो है अनुच्छेद 32। ठीक ना, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था दोस्तों 1951 में, है ना। 51 से लेकर के 56 तक चला था आपका, 5 साल चलता था पंचवर्षीय योजना। बहुत बढ़िया योजना था, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसके जगह पर लाया गया नीति आयोग, है ना। चलिए, तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधार पे था, तो ये था दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पर आधारित था, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये किस चीज पर जोर दिया गया था दोस्तों, तो कृषि पर जोर दिया गया था, है ना। सबसे पहले कृषि पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 72 नंबर। 72 नंबर कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारतीवाद, आप नाम सुने होंगे, केशवानंद भारतीवाद 1973 ने इसको स्पष्ट किया है। ये 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया था दोस्तों। ठीक है, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। देखिए राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है ना, और कम से कम 14 दिन पहले इसको सूचना देनी पड़ती है ना। सूचना आवश्यक है 14 दिन पहले, ये आपको याद होगा। और महाभियोग अगर पूछे कि अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद आपका 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर कहे दोस्तों कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है ना, तो महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। ठीक है, यूएसए से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन भारत में अभी भी कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं बने हैं जिनको महाभियोग के द्वारा हटाया गया, ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदमुक्त को विवेचना करता है दोस्तों। तो नियुक्ति और उसको पद से हटाने की विवेचना अनुच्छेद कितने में कही गई है, तो ये कही गई है भाई साहब अनुच्छेद 70 में नहीं है, 72 में नहीं है, 74 में तो मंत्री परिषद है, लेकिन 75 में ये बातें कही गई है दोस्तों, उसकी नियुक्ति और उसको पदच्युत की। ठीक है ना, ये आपका आंसर याद रखना है अनुच्छेद 75 के द्वारा, है ना। चलिए, तो अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, बताइए, है ना। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है वो मात्र एक ही व्यक्ति हैं, और वो है आपके राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति ही है दोस्तों, सलाह ले सकते हैं, है ना, परामर्श ले सकते हैं, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से। ये आपको याद रखना है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत ले सकते हैं, है ना, परामर्श, है ना, मांगने का अधिकार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, तो ये रहा आज का 75 प्रश्न। इसमें मैथ रीजनिंग जो दिया गया था उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग कल मिलेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। और इसमें पीडीएफ नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 399 चार्ज लगेगा। जो नए शिक्षक हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे यहाँ, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको 399 लगेगा। उसके बाद डीएलएड और समान अध्ययन दोनों का मिल जाएगा। जो अभी क्लास हो रही है ये भी मिल जाएगा, इसके अलावे भी आपको मिल जाएगा दोस्तों पीडीएफ नोट्स, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको मात्र 201 रुपया लगेगा। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310, जिस पर आपको ऑनलाइन पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप भी यही नंबर है ना, व्हाट्सएप भी यही नंबर है। तो पेमेंट करने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, तभी आपको जोड़ा जाएगा और तभी आपको फिर पीडीएफ मिल पाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पहले नंबर को आप सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, उसके बाद पेमेंट करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको हम जोड़ सके और आपको पीडीएफ दे सके। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसको, और कितना कितना आप लोग सही किए ये भी आप बताइएगा, है ना। फिर कल जो होगा वो टेस्ट होगा डीएलएड वाला, ठीक है। कल हम लोग डीएलएड देखेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।